Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 3rd January 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So, let's see the topics which we are going to cover here today. First article is Poverty Trafficking in Bengal linked with टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से पावर्टी एंड ट्रैफिकिंग से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप इसको एज अ केस स्टडी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट। नेक्स्ट है फिर हम जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे एंड हाइड्रोजेल फॉर कैंसर। ओके, सो ये हैं आपके कुछ हाइड्रोजेल्स और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट हियर। तो ये हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम कवर अप करने वाले हैं। मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू कैन कवर अप ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IAS। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए पहला आर्टिकल है हमारा पावर्टी ट्रैफिकिंग इन बंगाल लिंक टू क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स। ओके, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा कि बंगाल में हम क्या देख रहे हैं कि हमें हमने साइक्लोन्स देखे, ठीक है, बैक टू बैक साइक्लोन्स हमें वेस्ट बंगाल में, स्पेशली यहाँ पर सुंदरबन वाला जो आपका एरिया है ना, सुंदरबन वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें बैक टू बैक साइक्लोन्स हमने यहाँ पर फेस किए। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो पावर्टी है, ठीक है, पावर्टी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, ये एक प्लेस है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका साइक्लोन आया तो लोग यहाँ से हट कर जाएंगे, यहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेविस्टेट हो गया, ख़राब हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो गई, तो लोग यहाँ से मूव होंगे तो माइग्रेशन होगा, ठीक है, ये होगा पहला माइग्रेशन। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों की कई बार क्या होती है, इस तरीके के डिज़ास्टर्स में जान भी चली जाती है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये एक घर था और इस घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन था, खुदा खास्ता करते उस पर्सन की यहाँ पर क्या होती है, इसके कारण यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, फिर अब उसके घर में खाने कमाने वाला कौन है, तो ये धीरे धीरे किसको लीड करता है, यहाँ पर पावर्टी को लीड कर रहा है, पावर्टी की तरफ उसको लेकर जा रहा है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा आपकी जो वल्नरेबल कैटेगरी के हम बात करें, इसमें विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, सो ये विमेन एंड चिल्ड्रन, फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो विमेन एंड चिल्ड्रन फिर क्या है आपके, ये विमेन को यहाँ पर लाइक सेक्सुअली हरास किया जाता है ना, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको यहाँ पर फोर्स्ड लेबर में भेज दिया जाता है, आपको उनसे बैगिंग वगैरह भी करवाई जाती है। तो ये इस रिपोर्ट में पूरा हमारा सामने निकल कर आया है। देखिए, despite several interventions by the government and efforts of the non-governmental organizations, trafficking continues to be a major policy challenge in certain parts of West Bengal. Okay, with frequent cyclone hitting the West Bengal coastline every year, the rise in sea level eroding the islands of Sundarbans, experts says climate change is one of the factor pushing people into poverty and driving trafficking. तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे सी का लेवल राइज हो रहा है तो कोस्टल एरिया, जैसे कि हम बात करें ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो आपका धीरे धीरे सबमर्ज हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके साथ साथ ये जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, है ना, तो इसके कारण भी लोगों को यहाँ पर, लोग कहाँ हैं, जो पावर्टी और ट्रैफिकिंग की तरफ ये उनको पुश कर रहा है। 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव बैटर्ड इन द वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन सिंस मई 2020। तो 2020 से अब तक देखें तो 5 साइक्लोन्स मतलब उस रीजन में हमें देखने को मिले। व्हेन साइक्लोन अम्फान डिवेस्टेटेड द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल कॉजिंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड ट्रिगरिंग माइग्रेशन। तो इससे यहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो पूरा उसका लॉस हो जाता है और माइग्रेशन भी होता है। अब जो आपका लाइवलीहुड था, कमाने का यहाँ पर जो जरिया था, वही पूरा खत्म हो गया। तो अब आप वहाँ पर रुककर क्या करेंगे, हम फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं। द मोस्ट रिसेंट वन अगर हम बात करते हैं, जो साइक्लोन दाना अभी आया था, तो स्टेट की कोस्ट लाइन पर हिट हुआ था, जो 24 अक्टूबर, अभी 24 अक्टूबर 2024 को आया था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली इन वल्नरेबल रीजन सच एज सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है आपका एक वल्नरेबल रीजन में आ जाता है, और वहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज है ये मेजर फैक्टर है आपका, किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ओके, अब देखो ये है हमारे पास डेटा। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो लेटेस्ट रिपोर्ट, 58,871 people were reported missing from West Bengal in 2022 and 53
58,655 ऑफ देम वर विमेन। तो देखो इसमें से 58,871 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट हमारे सामने आई है और उसमें से 53,655 जो है आपके विमेन है। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड केस है। आपको ये रिपोर्टेड केस है इसलिए हमें पता है, ऐसे तो बहुत सारे अनरिपोर्टेड केस भी होंगे, है ना। अमंग द मिसिंग वर अगर हम बात करें तो 12,415 चिल्ड्रन इन वेस्ट बंगाल एंड 67 केसेस में आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपके रिपोर्ट हुए हैं 2022 में। द एनसीआरबी डेटा फॉर द सेम ईयर शोज द कन्विक्शन रेट ऑफ 55% इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस इन द स्टेट। तो ये हमारे सामने आए। सेवरल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम ILFTA इंटीग्रेटेड लीडर्स फ्रॉम फोरम अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये आपका एक फोरम है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में क्या करता है, ये आपका फोरम है। इंक्लूडिंग निहार रंजन रपत feel the fight against trafficking should integrated climate change as a factor for effective interventions। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी इसकी भी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें ये कहा कि 30 जुलाई 2024 को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली। तो इस रिपोर्ट में क्या पॉइंट आउट किया गया आपका, द नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस रिपोर्टेड इन वेस्ट बंगाल इन 2020 वॉज 59, है ना। तो देखो वेस्ट बंगाल में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस थे वो कितने थे, 59 थे। 2021 में इंक्रीज होकर कितने हो गए, 61। 22 में 67 हो गए। और इसमें से हमें ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो हमें उनका जो नंबर, और मेल्स जिनकी एज 18 ईयर्स से यहाँ पर कम है उनको सबसे ज़्यादा क्या है इस चीज़ में आपके ट्रैफिक किया गया है। सो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है डिजास्टर इंक्लूडिंग फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स फोर्सिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज टू माइग्रेट एंड लूज देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर ये एक मेजर फैक्टर है। आप लिंक कर सकते हैं इसको कई तरीके से। अब हम बात करते हैं हीट वेव की। ठीक है, हीट वेव्स में क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा हीट वेव से आपका घर है, घर में कमाने वाले कोई भी एक पर्सन है वो बाहर जाकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए। अब हीट वेव का वो शिकार हो गए तो फिर अब घर में कौन बचा, तो धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, पावर्टी में चले जाते हैं। ठीक है, यहीं से सारी चीज़ें जो है आपकी एक साइकिल। तो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से यहाँ पर पावर्टी के लिए और ट्रैफिकिंग में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत ही मेजर फैक्टर है क्या, क्लाइमेट चेंज फॉर पावर्टी एंड ट्रैफिकिंग। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आर्टिकल हाँ, कॉस्ट एंड बेनिफिट। देखो इस आर्टिकल में हम बात करें किसकी, इंडिया और बांग्लादेश की, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी आप सबको कुछ दिनों पहले की ही बात है, यहाँ पर पता होगा कि बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पर डिमांड आ रही है कि शेख हसीना जी को क्या कर दिया जाए, बांग्लादेश को रिटर्न कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ठीक है, सो अभी क्योंकि ऐसा है कि जो शेख हसीना जी हैं वो अभी भी न्यू दिल्ली में है। सो MS साइन दैट न्यू दिल्ली एंड ढाका आर ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर इश्यूज दैट हैव मैरिड देयर टाइज इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो बांग्लादेश की डिमांड है दैट इंडिया एक्सट्राडाइज शेख हसीना रिमेन्स इंटरएक्टेबल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो शेख हसीना जी हैं उनको रिटर्न कर देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अब देखो अभी जो रिश्ते हैं हमारे बांग्लादेश के साथ वो बिल्कुल भी इस टाइम पर, है ना, एज ऑफ नाउ यहाँ पर सिचुएशन जो है सही नहीं है। और बांग्लादेश में भी अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। अगर हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आके कुछ ऐसा कहती है तो फिर हम एक बार सोच सकते हैं। सेकेंड, हम यहाँ पर क्या रीजन दे सकते हैं रिटर्न ना करने का, मतलब उनको वापस ना करने का, कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आप देखो ऐसा एक केस पहले भी आ चुका है, जैसे जब दलाई लामा यहाँ पर 1959 में यहाँ पर आए थे, तो उस वही सेम डिसीजन हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, दैट हैज नॉट वेरिड डिस्पाइट चाइनीज प्रेशर। फर्दर मोर ब्रिंगिंग मिसेस हसीना टू अकाउंट इज नॉट द मैंडेट ऑफ द इंटरिम रिजीम। तो यहाँ पर अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उसके साथ हम देखते कि हमें कैसा क्या करना है, तो लेकिन अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और अगर हम शेख हसीना जी की बात करते हैं तो उनसे यहाँ पर हमारे जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, वो 1975 जब यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जी का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पर भी शेख हसीना जी इंडिया में ही रही थी। तो हमारे रिश्ते उनके साथ मतलब कि हिस्टोरिकली हैं, हिस्ट्री से मतलब पुराने टाइम से ही यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो द फैक्ट दैट शी इज मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट विद ईज फ्रॉम इंडियन सॉइल इज लाइकली टू एम्बिटर टाइज एंड न्यू दिल्ली मस्ट कंडक्ट अ फुल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ
how helpful these statements are. Given of consequences of tense border and geopolitical turmoil, both countries must learn to deal with the issue diplomatically in separate silos from others aspect of their important relationship. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज को, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, दोनों कंट्रीज को यहाँ पर देखना होगा कि डिप्लोमेटिकली यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एक्सपर्ट्स ऑन जीएम क्रॉप पैनल टू डिक्लेयर कन्फ्लिक्ट ऑन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो अभी यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है. तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है एक्सपर्ट्स का सिलेक्शन में, उसमें कुछ रूल्स में अमेंड किया है. ठीक है, कि क्या रूल किया अमेंड किया है, अंडर द न्यू रूल एन एक्सपर्ट मेंबर ऑट टू डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट दैट कुड कन्फ्लिक्ट विद देयर ड्यूटीज. तो मतलब वो किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से हैं, ऐसा हमें पता करना होगा, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो ड्यूटीज हैं, वो उसमें यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ना हो. सो द एक्सपर्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अफेक्ट एनी डिसीजन ऑफ GEAC. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर देखो, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो लेकिन अगर जब आप इस पैनल में हैं, यहाँ पर हैं, तो आपके डिसीजन इस तरीके से होने चाहिए कि वो उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमें देखना होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखना होगा, हर एक एस्पेक्ट से, मतलब हमें चारों तरफ से उसका इम्पैक्ट देखना होगा, उसके बाद आप डिसीजन ले. तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. सो एन एक्सपर्ट मेंबर विथ एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएशंस विथ मैटर बीइंग डिस्कस्ड इन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी इज ऑब्लिगेड टू डिस्क्लोज दिस प्रायर टू द मीटिंग्स. तो अगर आप किसी मतलब पहले से ही कहीं किसी उसमें रहे हो, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों आपको डिस्क्लोज करनी होगी कि आपका पूरा बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, देखिए, तो हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की. सो ये क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स द म्यूटेशन, इंसरेशन एंड डिलीटेशन ऑफ जीन्स. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम तो सुना होगा, बीटी कॉटन. ठीक है, ये आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी. इसमें क्या था, एक आपका वॉर्म था, है ना, एक वॉर्म था. वो क्या करता था, कॉटन को, यहाँ पिंक कलर का वो वॉर्म था, वो कॉटन को खा जाता था. तो हमने कॉटन के सीड्स में इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया कि अब ये वॉर्म क्या करता है, उसको मतलब कि वॉर्म ये उसके जीन्स में, मतलब जो कॉटन का जो सीड्स है, फॉर एग्जांपल कॉटन का जो सीड है, उसका जो जीन है, उसमें हमने चेंज कर दिया. ठीक है, उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया. अब इसकी वजह से ये जो वॉर्म होता है, वो इसको कॉटन को हार्म नहीं करता है. तो मतलब जीन्स में क्या करना, कुछ म्यूटेट करना, कुछ चेंज कर देना, या फिर कुछ ऐसा इंसर्ट कर देना, और या फिर कुछ पार्ट डिलीट कर देना, जिससे कि वो क्या हो, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, उसको हम चेंज कर सकें. ठीक है, तो like inserted genes usually come from different organism. Example, BT cotton, BT genes from bacterium Bacillus यहाँ पर इंड्यूस होता है. तो बीटी कॉटन में क्या होता है, इंसर्शन, मतलब कि हमने जीन्स में जो बीटी कॉटन था, उसमें जो बीटी था, है ना, बेसिलिस, बैक्टीरियम बेसिलियस, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो इससे क्या होता था, ये वॉर्म मतलब कि जब आता खाता तो खुद ही मर जाता, ऐसा होता था, है ना. मतलब अगर वो कॉटन की सीड्स को मतलब ये हार्म पहुंचाने आता, ये वॉर्म खाने के लिए आता, तो ये उसको जब खाता तो वो खुद ही उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती. तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करना. अब इसका यूज़ क्यों होता है, सो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च में, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में, जीन थेरेपी में, एग्रीकल्चर में भी, लाइक गोल्डन राइस, बीटी कॉटन एटसेट्रा, इन सब में यूज़ करना. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस प्रोटीन, इंसुलिन टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स फ्रॉम सम जीएम बैक्टीरिया एटसेट्रा. सो इसका एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ है, लाइक इससे क्या होता है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और सीड्स का यूज़ करते हैं, आई मीन सीड्स का यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी जो ईल्ड है ना, प्रोडक्शन है, उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कॉस्ट और फूड का प्राइस रिड्यूस होगा. इससे जो हम इन्वायरमेंटली डैमेज होती हैं, पेस्टिसाइड्स का हम ज़्यादातर बहुत सारा यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सॉइल होता है, वो यहाँ पर क्या होता है,
डैमेज होता है ना, उससे ग्राउंड वाटर पर भी डैमेज हमें देखने को मिलता है। कल ही हमने एक आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा था कि एक्सेसिव नाइट्रेट हमें ग्राउंड वाटर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लाइक पेस्टिसाइड्स में, इन सब में क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपका कम होगा, इससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दैट विल इन्हेंस हियर। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज आपका हो ही रहा है, तो हम सीड्स को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, है ना, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर लाइक क्या कर सके, झेल सके। तो ये हमें बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे थे, जिस कमेटी के बारे में बात कर रहे थे, जिस एक्सपर्ट मतलब कि इनको अपॉइंट किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी क्या है? ये एक आपकी स्टैचुटरी कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल ऑफ मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्स, रूल 1989। ठीक है, तो ये फ्रेम्ड हुआ था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फंक्शंस की बात करते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, recombinant in research and industrial production from the environmental perspective. The committee is also responsible for appraisal of proposal relating to the release of genetically engineering. तो यहाँ पर मतलब कि जैसे कोई अब इनका फंक्शन यही एक तरीके से, कोई भी आप यहाँ पर कहीं पर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पर लाइक लोगों को उसका यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस चीज़ को यहाँ पर क्या करना, आपका आगे फर्दर प्रपोज करना। क्लियरेंस प्रोवाइड करना, लाइक मैंडेटरी फॉर द इन्वायरमेंटल release of GM crops. ठीक है, द कमिटी और एनी पर्सन ऑथराइज बाय इट हैज़ अ पावर टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके चेयर किया जाता है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसको को चेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रेजेंटली इसमें 24 मेंबर्स हैं, एंड इनका हर महीने इनकी मीटिंग होती है कि कहाँ पर, किस एरिया पर, यहाँ पर कैसा क्या काम करना है। सो द मेंबर कंप्राइज एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन सच एज ICAR, ICMR, CCMB एंड सो ऑन। तो ये है आपका जेनेटिकली इंजीनियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडियन रिसर्चर्स डेवलप इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और जेल मतलब पानी की, यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं बुलबुले। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सो हाइड्रोजेल क्या करेगा, डायरेक्टली इसमें ड्रग यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि जो ट्यूमर है आपका, जो भी कैंसर सेल है, ये डायरेक्टली उसको क्या करेगा, टारगेट करके उसको ट्रीट करेगा। सो ये यू विल सी that the statement issued by IIT Guwahati said that hydrogels serve as a stable reservoir for anti-cancer drug। तो ये यहाँ पर हमारे लिए क्या कर सकते हैं, स्टेबल रिजर्वायर, मतलब इसमें हम जो एंटी कैंसर ड्रग है इसको इसमें रिजर्व कर सकते हैं, और फिर इसको रिलीज इस तरीके से रिलीज किया जाएगा कि ये जो लाइक आपकी हेल्दी सेल्स है उसको हार्म नहीं करेगा। देखो इस तरीके से ये हाइड्रोजेल है, हमने इसमें क्या किया, इसके अंदर जो भी लाइक आपका एंटी कैंसर ड्रग है इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ही रिजर्व हो गया। अब हमने इसको इंजेक्ट किया किसको, ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इंजेक्ट होने के बाद ह्यूमन की बॉडी में जाने के बाद जो कैंसर सेल्स है सिर्फ उसको टारगेट करेगा, हेल्दी सेल्स को ये टारगेट नहीं करेगा और ना ही उनको हार्म पहुंचाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो करंट ट्रीटमेंट्स यहाँ पर चलते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जिकल्स वगैरह होती हैं, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं और इसके कारण बहुत सारे लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है कीमोथेरेपी इन सब में। सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर समटाइम्स ये बहुत फीजिबल भी नहीं होता है, इससे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी हार्म होता है। एट द सेम टाइम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो उसमें सिस्टेमिक डिलीवरी होती है, ऑफन रिजल्ट इन हार्मफुल, इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इससे हमारी जो कैंसर सेल्स तो अफेक्ट होती हैं, हमारी हेल्थी सेल्स भी क्या होती हैं, आपकी अफेक्ट होती हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं रिसर्च है जो कि डेवलप किया गया है। तो हम हाइड्रोजेल्स की बात कर लेते हैं। सो हाइड्रोजेल्स आर वाटर बेस्ड 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग फ्लूइड
देयर यूनिक स्ट्रक्चर मिमिक लिविंग टिश्यू मेकिंग दैम सुटेबल फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन। तो इसका हम बायोमेडिकल में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, ये कंपोज्ड ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं, बायोकम्पैटिबल एंड बायोडिग्रेडेबल भी आपके होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में यहाँ पर इसमें प्रोटीन्स होते हैं। सो इट डिजाइन टू रिमेन insoluble in biological fluid ensuring to stay localized at the injection site। तो ये मतलब कि soluble नहीं होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो फ्लूड है वो जहाँ पर इंजेक्ट किया गया है वहीं पर ये इंसेक्ट मतलब कि आपका स्टे करे, ठीक है। एंड इट रिस्पॉन्स टू एलिवेट ग्लूटेहोइंस लेवल मॉलिक्यूल अबेंडेंट इन ट्यूमर सेल्स। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्या कर सकता है, साबित हो सकता है। सो दिस इनोवेटिव डिलीवरी सिस्टम इनहेंस द ड्रग इफेक्टिवनेस। इससे क्या होगा कि लाइक हम जो ड्रग है उसका काम क्या है, कैंसर को ट्रीट करना, तो सिर्फ वो आप कैंसर को ही ट्रीट करेगा, जो आपकी हेल्दी सेल्स है उसको यहाँ पर कुछ भी असर नहीं होगा, उसको हार्म नहीं करेगा। तो इससे जो ड्रग की इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, इनहेंस होगी, वाइल रिड्यूसिंग द रिक्वायर्ड डोजेस दस मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे क्योंकि कैंसर की जो ड्रग्स का यूज़ होता है इससे टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसको क्या करेगा, आपका मिनिमाइज करेगा। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।